किसी गांव के एक छोटे से घर में एक किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। किसान दिन भर खेतों में पसीना बहाकर मजदूरी करता, जिसके बदले उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते रहा है, और इसी तरह उनका गुजारा चल रहा था। फिर मौसम बदला और ऐसा अकाल पड़ा कि बारिश महीनों तक नहीं हुई, जिस कारण फसलें सूख कर नष्ट होने लगे। जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो कमजोरी और बीमारी ने किसान की पत्नी को जकड़ लिया। फिर एक रोज वो अपनी बेटी से कहता है, तुम अपनी माँ का ख्याल रखना और इसे छोड़कर कहीं जाना मत। मैं पास ही के तालाब से मछलियां पकड़ने जा रहा हूं, जल्द ही लौट आऊंगा। इतना कह वो चला गया। तब औरत जो चारपाई पर लेटी आखिरी सांसें गिन रही थी, ये सोचकर रोने लगी कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा? क्या होगा मेरी बच्ची का? उसकी आंखों से ममता की धारा बह रही थी। आखिरी बार वो अपनी बच्ची अनीता को पास बुलाकर सीने से लगा पाती कि तभी उसकी सांसें थम गईं। और एक माँ अपने लाल से प्रेम भी जता ना सकी, उससे पहले ही वो इस दुनिया से चल बसी। ये देख लड़की रोने लगी। फिर दौड़ते हुए वो अपने पिता के पास गई। पिताजी, मेरी मदद कीजिए। जब किसान ने पत्नी के बारे में सुना तो वो भी रोते हुए घर की तरफ भागा। वहां पहुंचा तो उसने देखा लोगों की भीड़ द्वार पे जमा थी। वो जब घर के भीतर गया तो अपनी पत्नी को बेजान देख किसान फूट फूट कर रोने लगा। वो अब खुद को अकेला महसूस कर रहा था। इतने सालों तक जिस औरत ने उसका साथ निभाया, सुख दुख में हमेशा साथ रही, अब वो इस दुनिया में नहीं थी। वक्त गुजरा और 18 साल बीत गए। अब किसान की बेटी शादी योग्य हो चुकी थी। वो बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की थी। मगर इतने सालों बाद भी घर के हालात नहीं बदले, क्योंकि उसके पिता अपनी पत्नी को भूल नहीं पाए। इस वजह से उसका काम में मन नहीं लगता। किसान ने बहुत कोशिश की पुरानी बातें भूलने की, मगर ऐसा हो नहीं पाया। परिणाम स्वरूप घर में कंगाली छा गई। मैं हार गया। नहीं, उम्मीद मत छोड़ो। तब मजबूरन पेट की आग बुझाने के लिए अनीता ने खुद मेहनत मजदूरी करने की सोची। फिर अगले दिन तैयार होकर वह जंगल चली गई। जहां उसने पूरे दिन लकड़ियां काटी और शाम होते ही उन्हें इकट्ठा करके बाजार ले गई। वहां व्यापारी को सभी लकड़ियां बेच दी और जो पैसे मिले उससे सब्जी और राशन खरीदकर घर लौट आई। फिर ऐसे ही हर दिन अनीता जंगल जाकर लकड़ियां काटती। अब तो उसे मेहनत करने की आदत हो गई थी। फिर एक दिन रोज की तरह वो थकी मांदी शाम को घर आई। बेटी, मुझे माफ कर दो।
मैं इतना लाचार हो गया हूँ कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी खिला नहीं सकता। बाबा, आप ऐसी बात मत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए, ताकि इस नरक वाली जिंदगी से आजाद होकर अपने पति के साथ एक खुशहाल जीवन जी सको। पिताजी, ऐसा मत कहिए, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। नहीं बेटी, बोझ की बात नहीं है। इसी तरह मेहनत मजदूरी करके जी लूंगी, मगर आपको छोड़कर कभी जाऊंगी नहीं। मेरी बच्ची, काश ऐसा हो सकता, मगर दुनिया की यही रीत है। हर बेटी को अपने माँ बाप का घर छोड़कर एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज किसान जब मजदूरी कर रहा था, तब खेत के मालिक ने आकर उससे बोला, हाँ? सुना है आपकी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है, तो सोचा आपसे मिलकर मैं अपने बेटे के लिए रिश्ते की बात कर लूं। यह सुनते ही किसान खुश होकर बोला, यह तो मेरा सौभाग्य है जो मेरी बेटी इतने बड़े घर में जाएगी। फिर शाम को जब वो घर पहुंचा तो अपने पिता के खुशनुमा चेहरे को देख बेटी ने पूछा, बहुत सालों बाद आपको मैं इतना खुश देख रही हूँ, मगर ऐसी क्या बात है पिताजी, मुझे भी बताइए। तुम भी तो मेरा ही हिस्सा हो बेटी। मेरी बच्ची, आज एक बहुत बड़े घर से तुम्हारे लिए कोई रिश्ता लेकर आए थे और लड़का मैंने देख लिया है। अब बस तुम्हारी शादी अच्छे से हो जाए ताकि मैं सुकून से मर पाऊं। ये सुनते ही मानो अनीता को सदमा लग गया। लगता है आपने मुझे खुद से अलग करने की ठान ली है पिताजी। जबकि मैंने पहले ही साफ साफ कह दिया था कि मैं आपको छोड़कर इस घर से कभी नहीं जाऊंगी। हाँ। फिर आपने रिश्ते के लिए हामी क्यों भर दी? बेटी, ऐसा लड़का दोबारा नहीं मिलेगा और मैं कितने ही दिन का मेहमान हूं। कुछ सालों बाद मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा, फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? अनीता अब सोच में पड़ गई। मां के गुजर जाने के बाद पिताजी कभी नहीं मुस्कुराए थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर अलग ही खुशी दिख रही है। यही सब विचार कर अनीता शादी के लिए मान गई। वक्त गुजरा और वो दिन आ गया। जब दूल्हा ढोल नगाड़ों के साथ घर से बारात लेकर निकलने वाला था, वहीं दूसरी तरफ पड़ोस की औरतें अनीता को सजा संवार रही थीं। तब भी उनमें से एक ने बोला, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? आज तो बहुत खुशी का दिन है, फिर तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों? उसके बोलने से पहले ही किसान वहां आया और कहने लगा, सुनो बिटिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी बच्ची लड़के वाले बारात लेके पहुंचने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि मुस्कुराते हुए तुम अपने जिंदगी की नई शुरुआत करो। अब से ससुराल ही तुम्हारा घर होगा और अपने पति का साथ कभी मत छोड़ना। किसान बेटी को समझा ही रहा था, तभी बारात चौखट पर आ गई। फिर दूल्हा दुल्हन को मंडप में बैठाया गया। किसान अपनी बेटी के लिए बहुत खुश था। अब पंडित जी शादी प्रारंभ करते हुए मंत्रों का उच्चारण शुरू करते हैं। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था
फिर जैसे ही दूल्हे रमेश ने विधि अनुसार दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनाया, तभी नीले आसमान में अचानक से काले बादल छा गए। तब दूर कहीं बैठी एक डायन जो इस घटना को होते देख रही थी, अब वो पागलों की तरह हंसने लगी, जैसे कि उसी का यह सब किया धरा हो। इधर रमेश की हालत खराब होने लगी। फिर अचानक रहस्यमयी तरीके से उसका शरीर हरे पंख से ढकने लगा। यह दृश्य देख अनीता सहित वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर हैरानी थी। तो कुछ बाराती वहां से डर के भाग गए। और जो लोग रुके थे उनके बीच इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई। ये क्या हो रहा है पंडित जी? यह एक रहस्यमय घटना है किसान। इतने अच्छे घर में शादी होने जा रही थी और देखो अचानक से क्या हो गया। बेचारी के नसीब में सुख नहीं, केवल दुख भोगना लिखा है। हम ना भरची थोतरे नकेत बांधने वाला। बहन, मुझे तो लगता है दूल्हे की जगह कोई भूत आया होगा। इधर किसान भी सोच में पड़ गया, आखिर कोई इंसान पक्षी में कैसे बदल सकता है। अब गाय को देख अनीता रो रही थी अपने भाग्य पर। तभी पंडित जी बोले, पुत्री, किस्मत को बदला नहीं जा सकता। इसने तुम्हें मंगलसूत्र पहना दिया था, इसलिए तुम्हारे भाग्य की डोर इससे जुड़ गई। आज से ये गाय ही तुम्हारा जीवन साथी है। अब वो करती भी तो क्या, पिता ने बेटी को समझा बुझा के गाय के साथ ससुराल भेज दिया। अब जैसे ही दुल्हन रमेश के घर पहुंची तो ससुराल वालों ने पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम अकेले क्यों आई हो? मेरा बेटा कहाँ है और ये गाय क्या तुम्हारा पालतू है? तब अनीता ने शादी में हुई घटना के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। यह सुन वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। तब रमेश की मां बोली, मनहूस लड़की, तेरी वजह से मेरे बेटे की ये दुर्गति हो गई। फिर सभी रिश्तेदार मिलकर अनीता को भला बुरा कहने लगे। सारा दोष उसी पे मढ़ दिया।